जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तैयारी बिल्कुल आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम आपको इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी और डी ट्रिपल एसबी एसएसबी ये सारी एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को मैं आज आपके सामने लाया हूँ। घटना चक्र का ये सीरीज़ है। इसमें आप बहुत ही मतलब जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, इसमें सारे प्रश्न जो हैं वो बहुत ही क्या हैं, इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो आई होप कि आपको ये आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। आपको मैं 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा। 25 क्वेश्चंस को आप फटाफट देखिएगा, कितना मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और इससे जुड़ी जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा कि और किस तरीके से ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हमारे पूछे जा सकते हैं आने वाले दिनों में, और कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर देखिए, आप देख रहे होंगे। ऑपरेशन पवन भारत द्वारा उसके किस पड़ोसी देश में किया गया एक शांति स्थापना का ऑपरेशन था? ऑपरेशन पवन, देखिए ऑपरेशन वायु के नाम से भी ये आप देखे होंगे कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी था। ऑपरेशन वायु, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या? श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका सही आंसर बिल्कुल श्रीलंका है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल, और दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑपरेशन पवन भारत तथा द्वारा श्रीलंका में गृह युद्ध मतलब इंटरनल वार जो समाप्त करने हेतु शांति स्थापना के लिए सैन्य बल भेजने से संबंधित था। यह ऑपरेशन 1987 में संचालित किया गया था। समझ गए इस बात को आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। सेकेंड क्वेश्चन को आप देखिए, कह रहा है कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? देखिए कस्टर्ड पाउडर की बात कर रहा है, तो कस्टर्ड पाउडर के लिए मक्का सबसे ज़्यादा, मक्के का जो होता है ना, मक्के का जो क्या बोलते हैं उसको, पाउडर, जिसको मक्का का आटा बोल दीजिए आप। आम भाषा में मक्के का आटा का यूज किया जाता है किसमें? कस्टर्ड पाउडर को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लिख रहे हैं मक्के का आटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कहता है कौन सी? तो आपको पता होगा ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है। ये क्या है? रूस का एक शहर है, क्या? व्लादिवोस्टक। क्या? व्लादिवोस्टक। तो ये चीज़ देखिए, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ठीक है, जो कहाँ से है? जो रूस के मॉस्को को व्लादिवोस्टक से जोड़ती है। मतलब रसिया का जो मॉस्को है ना, मॉस्को को कहाँ से जोड़ती है? व्लादिवोस्टक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए आप, कहता है किस रेलवे स्टेशन का उपयोग यात्रियों के अप्रवासन और सीमा शुल्क के लिए किया जाता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में थार एक्सप्रेस में यात्रा करते हैं? तो किस रेलवे स्टेशन का उपयोग? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको सीधा सा समझ, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एक तरीके से। कहता है उपयोग अप्रवासन और सीमा शुल्क के लिए किया जाता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस में यात्रा करते हैं, तो उसको शून्य बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य बिंदु। कहता है शून्य बिंदु या जीरो पॉइंट, इसको जीरो पॉइंट रेलवे स्टेशन का उपयोग, शून्य बिंदु रेलवे स्टेशन या जीरो पॉइंट रेलवे स्टेशन, ठीक है, का इसका उपयोग सीमा शुल्क के लिए और अप्रवासन के लिए किया जाता है तथा भारत और पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस में यात्रा कर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच किस में करते हैं? थार एक्सप्रेस में यात्रा करते हैं। समझ गए? ये रेलवे स्टेशन कहाँ है? भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। क्लियर हो गई ये चीज़ें? नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? लाइट हाउस कहा जाता है भूमध्य सागर का। किसे कहते हैं? आपके पास ये ऑप्शन है A B C D, मैक्सिको का पे। तो आपके पास इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट आप। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिसिली का स्ट्रोम्बोली। क्या है? सिसिली का स्ट्रोम्बोली। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है? ज्वालामुखी भी आती है, जिस स्ट्रोम्बोली जब ज्वालामुखी, आप देख रहे होंगे कि सिसिली इटली में एक छोटा सा द्वीप है जिस पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है। उसके बाद इसमें कहा गया है कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप देख लीजिएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ उपनाम से संबोधित किया जाता है। मतलब
लाइट हाउस ऑफ द भूमध्य सागर इससे बोला जाता है। क्लियर हो गई ये चीज़ें। उसके बाद निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित है? सर्वाधिक जीवन किस देश में संबंधित है? तो सर्वाधिक जीवन जापान में संबंधित है। क्लियर हो गई ये चीज़। सर्वाधिक जीवन के लिए क्यों आपको WHO ने एक आंकड़ा दिया था, WHO द्वारा 2015 में एक आंकड़ा दिया गया था कि आपको उसका जापान की जो जीवन संभाविता विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा सर्वाधिक है। विश्व बैंक के विश्व संकेत के अनुसार भी शीर्ष 6 में टॉप 6 में ये जापान आता है। क्रमशः हांगकांग हो गई, जापान हो गई, मकाऊ हो गई, इटली हो गई, स्पेन हो गई, स्विट्ज़रलैंड हो गई। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिसका जहाँ पे जीवन है संभावित वो क्या है? हांगकांग है। सेकंड नंबर पे जापान है, लेकिन ऑप्शन में हांगकांग कहीं नहीं है, दैट्स वाई जापान हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए इस बात को आप। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? क्या है? पवित्र गाय राष्ट्रीय पशु। तो आप इस चीज़ को देखिए, कहाँ का है? नेपाल। ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। भारत का नहीं है राष्ट्रीय पशु। भारत, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। समझ गए इस बात को। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। समझ, देखिए इसमें लिखा गया है भूटान, भारत एवं इंडोनेशिया क्रमशः भूटानी तक। भारत का क्या है? टाइगर है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख। उसके बाद इंडोनेशिया का क्या है? ड्रैगन है। समझ गए इस बात को। 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी स्थल सुरंग है? देखिए क्या बोला गया है, ये स्थल सुरंग है। क्या है? स्थल सुरंग की बात की गई है। तो देखिए इस चीज़ को, स्थल सुरंग सबसे लंबी कहाँ पे है? तो स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है। समझ गए इस बात को। कितना किलोमीटर लंबा है? 57 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। गेथर्ड बेस सुरंग इसका नाम है। क्या नाम है? नाम गेथर्ड बेस है। लंबाई कितनी है? 57। ये अल्पास जो है ना, अल्पास माउंटेन, उसे काट काट के ये बनाया गया है, ठीक है, निकाला गया है उसी से। यातायात के लिए इसको खोला गया है, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए। 9वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति की सामान्य PPM। PPM का फुल फॉर्म क्या होता है? PPM का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पार्ट्स पर मिलियन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से। आप नोट डाउन कर लेंगे इस क्वेश्चन को। PPM का देख रहे हैं यहाँ, पार्ट्स पर मिलियन हो गया। का अर्थ है कि आयतन, मतलब ये वॉल्यूम से डिनोट करता है। वॉल्यूम में सूक्ष्म भाग है जो 10 लाख हिस्सों में बांटने के बाद, मतलब किसी चीज़ को आप 10 लाख, जैसे कि ये अगर तालाब है, इसमें 10 लाख चीज़ में से एक को बोला क्या क्या? PPM, पार्ट पर मिलियन। इस बात को समझ गए आप। कहता है उदाहरणार्थ वर्तमान में वातावरण की पूरी हवा में प्रति 10 लाख भागों में 400 कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर हो गई ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कहता है 10 नंबर क्वेश्चन, कहता है फॉसिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? देखिए फॉसिल ईंधन की बात कर रहा है, ये क्या है? फॉसिल ईंधन है, ठीक है। तो फॉसिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो आपको पता होगा कि इससे क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। क्या होगा? एयर पॉल्यूशन होता है। क्या होगा? एयर पॉल्यूशन होता है फॉसिल ईंधन के जलने से। तो अगर कोई भी चीज़, देखिए आपको मैं बताता हूँ एक रामबाण, कि अगर कोई चीज़ कार्बन है, अगर ऑक्सीजन बर्न करोगे तो वो क्या देगा? CO2 प्लस हीट देगा, ठीक है। हीट को हम डेल्टा से भी डिनोट कर देते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है, बहुत जगह पे। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर हम किसी भी चीज़ का कंबसन करेंगे तो क्या होगा? कंबसन में क्या होगा? उसे हीटिंग करना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो क्या देगा? CO2 प्लस हीट एनर्जी देगा, मेनी मोर, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। कहता है कि अब कम्बस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, कोयला जैसे हो गया, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें क्या है? कम्बस्टिबल सब्सटेंस हैं, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़। उसके बाद कहता है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये क्वेश्चन मतलब क्या ही बोला जाए, कितने बार एग्जाम में आया है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? आपको इसके बारे में देखिए, ये क्या है? एक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या है? ये एक अनोखा पहल, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए
देशों के बीच क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, क्योटो प्रोटोकॉल। एग्रीमेंट को ही बोलते हैं क्या, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बहुत सारे एग्जाम में। ये देखिए कहाँ हुआ था, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप अच्छे से। कहता है जापान के, क्या है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, समझ में आपको आ रही होगी तो थोड़ी सी आप देखिए, आपको समझ में आ रही होगी तो देखिए, जापान के शहर क्योटो शहर एक है। ठीक है, 11 दिसंबर 1997 को क्या हुआ था, UNFCCC के तीसरे सम्मेलन, क्या सम्मेलन, तीसरे में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू हो गया, मतलब ये प्रभावी रूप है, इफेक्टिव रूप से 2005 में ये लागू हुआ था। समझिए कितना लेट से हुआ ये। ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हो आप, तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने, मतलब उसका लेवल को कम करने के लिए, जैसे ग्रीन हाउस गैस की लेवल बढ़ गई तो उसको कम करने के लिए हम ये क्योटो प्रोटोकॉल समझौते को किया गया था। इसमें कहा गया है, देखिए मेनली जो है वो ग्रीन हाउस, अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को करने वाले देशों को 8 से 12 तक इतना % क्या करना है, कमी करना है। इसमें यही चीज़ का डिस्कशन था। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है, इसका क्या कारण है। ग्रीन हाउस गैस देखिए आप, जब पृथ्वी गर्म होगी तो आपको इस चीज़ का, तो इसका मेन चीज़ क्या है, मेन रीज़न आपको इस चीज़ का पता होगा ना, कि पराबैंगनी किरणों के कारण होती है क्या, नहीं, ये किसके होगी, अवरक्त किरणों के द्वारा होगी। ठीक है, देखिए ग्रीन हाउस में मतलब आप समझिए इस चीज़ को, गैस है क्या, CO2 हो गया, CH4, जैसे इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये मीथेन गैस, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है क्या, ग्रीन हाउस, इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। आपको एक ऑप्शन में देगा CO2 ग्रीन हाउस गैस है क्या, CH4 है, उसमें एक SO4 भी घुसा देगा बीच में, SO4 ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा इस चीज़ को। कहता है सौर विकिरण से अवशोषित परत को रखती है पृथ्वी की ऊष्मा और रक्त किरणों के रूप में। ये ग्रीन हाउस गैस आप टेम्परेचर, मतलब एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर अगर बढ़ जाती है ना, तो ये क्यों होता है, बिकॉज इसमें गैसेस हीट की वजह से उनका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है लेवल, जिसके कारण गर्मी होती है। भारत में सिलिकॉन घाटी कहाँ है, सिलिकॉन घाटी भारत में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। सिलिकॉन घाटी भारत में कहाँ स्थित है, आपके पास ऑप्शंस हैं। देहरादून, आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि सिलिकॉन घाटी कहाँ भारत में है, बेंगलुरु में। ठीक है, सिलिकॉन वैली जिसको बोलते हैं बेंगलुरु में है, समझ गए इस बात को। और एक ये सिलिकॉन वैली है, ठीक है, इंडिया का, और वर्ल्ड का सिलिकॉन तो कैलिफोर्निया होता है। उसके बाद देखिए, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, भारत के किस नगर को, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये देखिए फिर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसको कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं क्या, सिलिकॉन वैली। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहते हैं, पर्ल सिटी मतलब मोतियों का शहर। देखिए मोती कहाँ पे मिलेंगे, ये हमेशा आपको पोर्ट के आसपास मिलेंगे, मतलब ये वाटर से कनेक्टेड आपको हमेशा रहेंगे। तो ये ऑप्शन में आपको देखिए, हैदराबाद क्या ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे पर्ल सिटी का बात किया हुआ है, मिलते कहाँ पे हैं वो बात नहीं, पर्ल सिटी का नाम, तो ये क्या है ना, एक्चुअली में ये हैदराबाद को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनका ट्रेड होता था, क्या होता था, ट्रेड होता था बहुत पहले। देखिए आप एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा इस चीज़ को, कि हैदराबाद को पर्ल सिटी कहते हैं, क्या कहते हैं हम, पर्ल सिटी कहते हैं। यह हीरा और मोती का व्यापार का वैश्विक केंद्र था, मतलब सेंट्रल था ये। 1990 में यह सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी के हब के रूप में, 1990 के बाद यह क्या बन गया, फार्मास्यूटिकल और इंफॉर्मेशनल IT के क्षेत्र में ये उभर गया था। कहता है ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सॉइल, ठीक है, लेटेराइट सॉइल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगा ये चीज़।
देखिएगा था लेटेराइट जो होती है मिट्टी वो उसका क्या है, लेटेराइट मृदाएं फसलों को कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होती हैं। ये क्या होता है, उपजाऊ नहीं होती है। इसमें खाद और उर्वरक की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। मकान बनाने के लिए लेटेराइट मृदाओं को, ये मकान बेहतर बिल्डिंग बनाने के लिए इसका यूज करते हैं हम। सीमेंट बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं, सीमेंट बालू और गाढ़े घोल को क्या बोलते हैं, मसाला बोलते हैं आम भाषा में, या गारा भी बोलते हैं उसको हम, ठीक है। मोटार अंग्रेज़ी में अगर आप जानोगे तो क्या बोलते हैं उसको, मोटार बोलते हैं। क्लियर होगा ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है। ब्राउन पेपर किसको कहते हैं, जूट को। जूट का बोरा आप देखे होंगे, जूट का बोरा, जूट सैक जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली वेस्ट ऑफ बंगाल में मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा जूट का। भारतीय फसलों में दो भागों में देखिए फसल जो होती है वो दो तरीके की होती है, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद इन फसलों, गेहूं चावल ये सब खाद्य फसल है, और एक होता है नकदी, मतलब जिसको कैश क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप। जैसे इसमें होती हैं क्या, जूट हो गई, पटसन हो गई, ठीक है। ये सारी कपास, जूट, गन्ना आदि को रखा जाता है, जहाँ जिसको आप बेच करके तुरंत पैसे कमा सकते हैं। और इन्हीं में से जूट को क्या बोलते हैं, ब्राउन पेपर। समझ गए इस चीज़ को आप। नीली क्रांति, देखिए ब्लू रिवॉल्यूशन किसकी बात कर रहा है ये, ब्लू रेवोल्यूशन। तो ब्लू रेवोल्यूशन किससे है, फिश से रिलेटेड होता है, किससे, मछली से होता है। क्लियर होगा ये चीज़। नीली क्रांति। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य किसका बात कर रहा है, बड़ा। बड़ा की बात मतलब किसकी बात होगी, एरिया की बात होगी। एरिया में क्या हो जाएगा, राजस्थान। और अगर पॉपुलेशन की बात करी तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्लियर होगा ये चीज़। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, 3 बड़े राज्यों में सबसे बड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 अन्य बड़े राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, उसके बाद हो गया महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा लेकिन कौन है, राजस्थान। और पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, यूपी। किससे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का, देखिए ये दक्षिण भारत कौन है, इधर में मिलेंगे, तो इधर में कौन है, कोयम्बटूर। क्लियर हो गई ये चीज़। मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल कोई चीज़, क्या होता है, इंडस्ट्रियल चीज़ होती है। तो मैनचेस्टर कौन है, तमिलनाडु में क्या है, कोयम्बटूर जो शहर है उसे बोला जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। क्लियर। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है, स्तूप कहाँ पे नहीं है, तो रांची में कोई स्तूप नहीं है। सांची का स्तूप आपको पता होगा, धमेक का भी पता होगा, भरहुत का भी होता है। तो कहाँ स्तूप नहीं है, रांची में स्तूप नहीं है कोई भी, ठीक है। सभी जगह सांची, भरहुत सभी जगह स्तूप का निर्माण किया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 23वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसको भारत की श्रिम्पी राजधानी कहा जाता है, भारत की श्रिम्पी राजधानी, तो श्रिम्पी नेल्लूर को कहा जाता है। नेल्लूर कहाँ पे है, ये साउथ का डिस्ट्रिक्ट है। तो नेल्लूर को उच्च उत्पादन के कारण आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले को भारत की रिम्स, झींगा जिसको बोलते हैं ना, आप देखे होंगे फिश के साथ एक झींगा भी मिलता है। तो ये सी वाले इलाके में मिलेंगे आपको, कहाँ, जहाँ बहुत ज़्यादा समुद्र होंगे, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था, आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, हर्बर्ट बेकर। क्या नाम है, हर्बर्ट बेकर, ठीक है। और एक था एडवर्ड लुटियंस। ये कौन बनाया था, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है। रेड डाटा बुक किसके बारे में बताती है, जो खतरनाक जातियाँ हैं उसके बारे में, कि विरली हैं या लुप्त हैं या संकटपन है। तो रेड डाटा बुक जो है वो क्या है, जो डेंजर्ड हैं, डेंजर्ड स्पीसीज के बारे में ये जानकारी देती है। क्लियर हो गई ये चीज़। देखिए IUCN, ठीक है। IUCN क्या है, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है।
के संकटपन प्रजातियों के बारे में रिलेटेड डाटा लिस्ट को प्रकाशित करता है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। IUCN का स्थापना ये बताती है कि जो क्या है डेंजर्ड है ना, डेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है कि ये स्पीसीज़ क्या है, डेंजर्ड है, उसके बारे में ये लिस्ट प्रकाशित करती है, पब्लिश करती है। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप एक क्वेश्चन आप देख लीजिए 26 क्वेश्चन 1 नंबर, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है, तो आपको ये पता होगा आपको बहुत अच्छे से, केवल संकटपन पादप के लिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो समझ आई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। और वीडियो को क्या कीजिएगा, थोड़ा शेयर भी कीजिएगा लोगों तक, लाइक भी कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम और भी आपको वीडियोज़ लाते रहेंगे इसी चैनल पे, तो वीडियो से आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।